खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल और बहुत बहुत स्वागत आप सबका। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज हो चुका है। जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त गुलिस्तान न्यूज और जेके 24/7 न्यूज की एक खास ट्रांसमिशन हमारा और आपका 7-10 बजे तक रहता है। मुख्तलिफ मौज़ूआत, खबरें, तज्जिया और तबसरा, विश्लेषण, मेहमानों की राय, अपने नुमाइंदों या मुख्तलिफ इलाकों से हमें संवाददाता ज्वाइन करते हैं। प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि लगातार अलग अलग इलाकों से, अलग अलग स्टेट्स, यूटीज़ या मुल्क के बाहर से भी दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, मुसलसल आप राब्ते में रहें और बाखबर भी। प्रोग्राम सलाम जेके में आज भी हमेशा की तरह मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, शराइत के साथ तय फॉर्मेट के मुताबिक हम सबको आगे जाना है। जनवरी की 8 तारीख आज है, साल 2025, दूसरे हफ्ते में हमने कदम रखा है नए साल के। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन की अहमियत क्या है, इतिहास के पन्नों को जरा पलट कर भी देखेंगे और उसके बाद एक एक करके खबरों की तरफ चलेंगे। अलग अलग इलाकों के अंदर मौसम से लेकर सरकार के फैसले और वायरस के खौफ के बीच न सिर्फ भारत बल्कि चीन, मलेशिया और बाकी कई हिस्सों के अंदर भी, कई देशों के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो रही है। काफ़ी ज़्यादा केसेस की तस्दीक हुई है और ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद डेटा आपके सामने रखेंगे। सऊदी अरब की बात करेंगे जहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, वजह क्या है वो आपके सामने रखेंगे। मुख्तलिफ इलाकों से फूड पॉइजनिंग की वजह से बच्चे बीमार होने के वाक़यात या फिर जो इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रुनमा हो रहे हैं। इस ताल्लुक से एक खबर आपके सामने रखनी है। जम्मू और कश्मीर के अंदर अलग अलग मकामात पर पुलिस की तरफ से कार्रवाइयाँ साल 2024 में शुरू की गई थी और जून जुलाई के आसपास जिन कार्रवाइयों का आगाज हुआ था, जनवरी 2025 में भी जारी है। वजूहात क्या है, क्या मालूमात पुलिस अब तक शहर के अंदरूनी हिस्सों से हासिल कर चुकी है या कर सकी है, या जो शिकायतें थी क्या वो सही साबित हुई? इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और साथ साथ आज के प्रोग्राम में उन लोगों की, उन यात्रियों की भी बात करेंगे जो फिजाई सफर से या प्लेन के जरिए कश्मीर देखना चाहते हैं, कश्मीर पहुंचते हैं, सफर करते हैं, लेकिन एयरलाइन कंपनियों की मनमानी का इस वक्त शिकार हो रहे हैं। परेशानियां काफी ज्यादा हैं और दूसरे कश्मीर को लेकर मुलाकातों का एक दौर चला है। उन मीटिंग्स में, बैठकों के अंदर क्या कुछ हुआ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भी एक खबर आप तक पहुंचानी है। हलचल मशरकी लद्दाख या जो पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र हैं वहां पर फिर से देखने को मिली है। ये सब बताने और दिखाने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनमें फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वक्फे से नशरियात या लाइव स्ट्रीमिंग का सिलसिला वहां पर भी जारी रहेगा। जेके 24/7 न्यूज और गुलिस्तान न्यूज पर प्रोग्राम मॉर्निंग शो आप वहां पर देखते और साथ साथ खबरें पढ़ते भी रहेंगे। तो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे इतिहास के पन्नों में आज खास क्या है, हिस्ट्री ऑफ द डे, 8 जनवरी की इंपॉर्टेंस और बड़े इवेंट्स गौहर कुचे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज 8 जनवरी को क्या कुछ हुआ है वो हम आपकी नज़र करते हैं, आपके सामने रखते हैं। उसके बाद ही बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की हम शुरुआत करेंगे। और आज तारीख में यानी कि 8 जनवरी साल 1984 में पहली खातून पायलट शमा मुखोपाध्याय का इंतकाल हुआ था, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1989 में इंग्लैंड में बोइंग 737 तैयारा हादसे का शिकार हुआ जिसमें 45 अफराद की जान चली गई है। और आज ही के दिन 1026 में सुल्तान महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1790 में अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने पहली बार मुल्क के खिताब किया है, मुल्क से खिताब किया है। और आज ही के दिन 8 जनवरी साल 1800 में नवी की दूसरी लड़ाई में ऑस्ट्रिया ने फ्रांस को शिकस्त दी है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1838 में अमेरिका के न्यू जर्सी में दुनिया का पहला टेलीग्राफ पैगाम भेजा गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 8 जनवरी साल 1830 में अमेरिका के बाल्टीमोर में पहला रेलवे स्टेशन खोला गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1890 में W.B. क्यूरस ने बाल पेन का पेटेंट कराया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 8 जनवरी साल 1911 में पहली बार हवाई जहाज से बम गिराने का तजुर्बा किया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 8 जनवरी साल 1918 में अमेरिकी सदर रोडोलोसन ने पहली आलमी जंग के बाद नए आलमी निज़ाम के लिए 14 नकाती अमन मंसूबा पेश किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 8 जनवरी साल 1929 में नीदरलैंड और ईस्ट इंडीज के माबेन पहली बार टेलीफोन राब्ता कायम हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1941 में भारत शिवाशरम सिंह की बानी स्वामी प्रवानंद महाराज का इंतकाल हुआ,
वो आज ही का दिन था और साल था 1941। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 8 जनवरी को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है हमने आपको बताया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए, इससे पहले हम स्थानीय या मकामी सतह की खबरों की तरफ आएँ, इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ चलेंगे। चंद बड़ी बातें या खबरें आपके सामने रखनी है और शुरुआत ज़रा सऊदी अरब से करते हैं। आमतौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर तूफ़ानी बारिशें हों, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हों, बहुत कम देखा गया। लेकिन साल 2024 ऐसा गुजरा है जहां सऊदी अरब के अंदर 2024 के आखिरी लम्हात में बर्फबारी भी एक रेगिस्तान के अंदर हुई। लेकिन 2025 की शुरुआत या आगाज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ और इस साल मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बारिशों के इम्कान ज़ाहिर या पेशन गोइयों के बीच सऊदी अरब में शदीद किस्म की सालाबारी, तूफ़ान और मूसलाधार बारिशों की वजह से मक्का और मदीना के अंदर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, जहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफ़ान और मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर स्कूल बंद करने पड़े हैं, मामूल की सरगर्मियाँ मुतासिर हुई हैं और मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम होकर इस वक्त मक्का और मदीना के अंदर रहकर गई है। तस्वीरें मुख्तलिफ मकामात की हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हैं। इस वक्त शदीद बारिश ने लोगों को मुश्किल में सऊदी अरब के अंदर डाल दिया है। मशहूर शहरों मक्का और मदीना में ज़ालाबारी और तूफ़ान और मूसलाधार बारिश की वजह से मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। कई मकामात पर सैलाब के जो मनाज़िर हैं वो देखे जा सकते हैं। लोगों को घर से बाहर निकलना ऐसी सूरत हाल ने बहुत मुश्किल कर दिया है। इस बीच आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि मक्का और मदीना के बेशतर हिस्सों, खुसूसन जद्दा शहर और गवर्नर के दीगर इलाकों में भी ज़ालाबारी और तूफ़ान के साथ बारिशें हुई हैं। बारिश के बाद सैलाब ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स पर अगर एतबार किया जाए तो बारिश बुध तक जारी रह सकती है, जिसकी पहले मकामी जो मीडिया रिपोर्ट्स तस्दीक कर रही थी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि ये पूरा हफ्ता शायद ख़राब सूरत हाल या इसी तरह के पैगामात, जो खबरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं, ख़ास तौर से उन शहरियों के लिए जो मक्का और मदीना के अंदर हैं, फिर बाहर से लाखों लोग कामकाज के लिए गए हैं, उम्रे की अदायगी के लिए मुतअद्दिद लोग गए हैं, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर मौसम के हवाले से नहीं है। साथ साथ ये भी तस्दीक की जा रही है, सड़कों पर गाड़ियों को तैरते हुए देखा गया, इधर उधर बिखरी हालत में गाड़ियां देखी जा सकती है। कई शहर तो जुज़वी तौर पर जहां इतलात के मुताबिक ज़ेआब दिखाई दे रहे हैं और इन हालात को देखते हुए सऊदी अरब में हाई अलर्ट न सिर्फ जारी किया गया है बल्कि नेशनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर NMC ने इस हफ्ते के लिए दरमियाना दर्जे से ज़ोरदार बारिश, गरज चमक और धूल भरी आंधी का भी अंदाजा जाहिर किया है। गुज़श्ता चंद घंटों में बारिश के लिए कई येलो वेदर वार्निंग्स भी जारी की गई और बारिश में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला इलाका लोला और अल मदीना है। मदीना में सबसे ज़्यादा जो अभी तक की इतलात है कि अहम तरीन मकाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ पर वीडियोज़ को यहाँ की वायरल हो रही हैं। मस्जिद के अंदर तेज़ बारिश का पानी दाखिल हुआ या भरा हुआ देखा जा सकता है। जिन इलाकों में ज़्यादा बारिशें हुई हैं वहाँ लोगों को आमदोरफ्त से मना कर दिया गया है। स्कूलों को भी बंद करने का ऐलान किया गया है और इंतज़ामिया ने तनबीह जारी कर लोगों को घरों के अंदर रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से बचने का मशवरा दिया है। इमरजेंसी सर्विस किसी भी हादसे से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार हालात को काबू करने और शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रही है और माहिरीन मौसमियात का भी अंदाज़ा है कि हालात मज़ीद कुछ दिनों तक देखने को मिलेंगे। वो लोग जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर घरों से बाहर निकले थे उनको सख्त मोहतात रहने और एहतियात बरतने की ताकीद की गई है और हुकूमती मशवरों पर अमल करने की भी अपील की गई है। मक्का और मदीना दोनों शहरों की तस्वीरें आपके सामने। आमतौर पर जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सऊदी अरब के अंदर बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस नौइयत की जहां सैलाबी सूरत हाल बने 1960 के बाद बाज़ लोगों का ख्याल है कि सबसे ज़्यादा ये तबाहकुन सूरत हाल इस बार देखनी पड़ी है, जहां अभी तक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। दूसरी खबर की तरफ चलेंगे और बात ज़रा करेंगे मिडल ईस्ट की। जब बात हो रही है तो मिडल ईस्ट को जहन्नुम बनाने की धमकी अमेरिका के अगले राष्ट्रपति या सदर बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। अभी चूंकि 11 दिनों का वक्त है, 20 तारीख को ऑफिशियली वो कुर्सी संभालेंगे। 9 मुंतखब सदर हैं, चुनाव जीत चुके हैं, इसके बाद उनको राष्ट्रपति के पद पर बैठना है। 20 तारीख को हल्फबर्दारी की तकरीब है, लेकिन उससे पहले मशरिक़ वस्ता को लेकर ट्रंप का जो सख्त रवैया है वो फिर से देखने को मिल रहा है। नाराजगी जो अब तक हम देख रहे थे कि 7 अक्टूबर 2023 जिन लोगों को यरगमाल किया गया था, जिन लोगों को बंदी बनाया गया, अगर उनको वक्त से पहले उनके मुताबिक अगर 20 तारीख जब तक मैं राष्ट्रपति के पद पर या सदारती महल में ना जाऊं, व्हाइट हाउस में मेरे जाने से पहले तमाम लोगों को अगर ना छोड़ा गया, तो एक बार फिर हमास को वार्निंग दी है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्लोरिडा के अंदर की गई और कहा गया कि इक़्तिदार संभालने तक यरगमाली वापस ना आए तो मशरक़ वस्ता जहन्नम बन जाएगा। ट्रंप के मुताबिक ये हमास के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, बल्कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इससे पहले ट्रंप के बयान पर हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने ट्रंप को सिफारती जबान इस्तेमाल करने का मशवरा दिया था। यहाँ पर यह भी याद दिलाते चले कि मशरक़ वस्ता को कई बार जहन्नुम बनाने की धमकी ट्रंप पहले भी दे चुके हैं। ये याद दिलाना भी जरूरी है कि ट्रंप ने गुज़श्ता महीने भी धमकी दी थी और कहा था कि हल्फ बर्दारी या शपथ ग्रहण समारोह से पहले यरगमाली रिहा न हुए तो मशरक़ वस्ता को जहन्नम बना दिया जाएगा और वो लोग जिन्होंने इंसानियत के खिलाफ इन मजालिम का इर्तिकाब किया वो इसकी कीमत अदा करेंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर ये भी मानते हैं कि इस सब के लिए जिम्मेदारों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जो पहले कभी अमरीकी तारीख में नहीं हुआ। तो मिडल ईस्ट के अंदर जंगी सूरत हाल मुसलसल, इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कार्रवाइयां, मजीद 18 लोगों की गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान अमवात के बीच अमरीकी सदर ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया है कि 20 तारीख के बाद उनकी पॉलिसी क्या रह सकती है और मौजूदा सदर जिनके चंद ही घंटे या चंद दिन बचे हैं, जो बाइडन और कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनका दौरा इक़्तिदार चुके उनकी आउटगोइंग से पहले क्या किसी तरह की पेशरफ्त का इम्कान है, ये देखना जरूरी होगा। लेकिन पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट नजर आएगी मिडिल ईस्ट को लेकर, जिस तरह का अभी तक रवैया सदर ट्रंप का गौहर नजर आया है। बिल्कुल, तो नाजरीन ये थी आलमी कुछ खबरें। उसके बाद से अब ज़रा मुल्की सतह पर बात करते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर जो इस वक्त HMP वायरस ने दस्तक दी है और जो मस्बत मामले जो अभी तक सामने आए हैं, पॉजिटिव केसेस उनकी के अंदर लगातार आज तीसरा दिन है जब 10 मामले सामने आए हैं। और इसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि जो 10 मामले सामने आए हैं उनमें कोलकाता के अंदर, नागपुर, चेन्नई के अंदर, गुजरात के अंदर, बेंगलुरु के अंदर जो मामले हैं वो सामने आए हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जो मजीद 2 मामले सामने, उनमें से 2 जो बच्चे हैं उनकी उम्र 7 और 14 साल बताई जा रही हैं, टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के पॉजिटिव केसेस ये नागपुर से आए हैं, ये 2 मामले। और उसके साथ साथ ही जो टोटल केसेस मुल्क के अंदर यानी कि भारत के अंदर HMP वायरस की, वो उनकी तादाद 10 हो चुकी है। और आपको बताते चलिए कि जो अभी तक 10 मामले सामने आए हैं उनमें से बेंगलुरु के अंदर 1, गुजरात के अंदर 1, चेन्नई के अंदर 2, कोलकाता के अंदर 3 और नागपुर के अंदर अब 2 मामले सामने आए हैं। इसके साथ साथ ही एम्स के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनका मानना है कि जो HMP वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि ये पुराना वायरस है और अब फिर से ये आया है, उसकी वजह से ये मुतासिर करता है, इसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसी कोई ख़तरनाक या परेशान होने की कोई बात नहीं है जिस तरह से वायरस के हवाले से बात की जा रही है। डायरेक्टर एम्स, साबिक डायरेक्टर एम्स की जानिब से कहा गया और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये एक तो छोटे बच्चों को मुतासिर करता है और दूसरा जो एज यानी कि जो बुजुर्ग अफराद हैं उनको ये मुतासिर करता है और सबसे ज़्यादा उनको मुतासिर करता है जो छाती या चेस्ट डिजीज़ कोई उनमें होगी तो उनमें ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये उनकी जानिब से कहा गया है। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा है कि लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जो गाइडलाइन जारी कर दी गई है, हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी गई है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसी कुछ अलामत नज़र आए, नज़ला, ज़ुकाम या नाक से पानी बहना और उसके साथ साथ ही दीगर कुछ जो अलामत हैं, खांसी आना बार बार, उसकी वजह से आपको एहतियात या परहेज़ करने की ज़रूरत है। मास्क का इस्तेमाल करना और साथ ही साथ डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर कंसल्ट करना। और अगर ऐसा आपको लगता है कि ज़्यादा हो रहा है या बुखार भी होना है, इसमें इसकी जो अलामत है, तो आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाएं और साथ ही साथ आप टेस्ट कराएं। अगर टेस्ट में आप पॉजिटिव पाए तो आपको आइसोलेट खुद को करना होगा ताकि जो दीगर अफराद घर के होंगे वो इससे मुतासर ना हो या आपके आसपास जो लोग होंगे वो इससे मुतासर ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ज़रा लोकल लेवल पर या मकामी सतह पर जो अहम तरीन खबरें हैं, मौज़ूआत हैं, उनका रुख करते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से कुछ अहम तरीन खबरें, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के ताल्लुक से आपको अपडेट किया जाए।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या मशरकी लद्दाख के अंदर एक बार फिर से सरगर्मी देखने को मिली है और हलचल उस इलाके के अंदर जहां पर तातुल तकरीबन 4.5-5 वर्षों की एक तवील मुद्दत तक रहा। भारत और चीन ने मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया और बहुत हद तक डिसएंगेजमेंट का एक प्रोसेस भी कामयाब दिखाई दिया। लेकिन मशरकी लद्दाख में दोबारा हलचल उस वक्त देखने को मिली जब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस या ITBP की 33 मजीद या नई जो यूनिट्स हैं वो कायम की गई है। 6 नई बटालियंस हैं जो LAC के आसपास तैनात की गई है और मुतय्यन जो 56 सरहदी चौकियां थी इनमें से 33 नई कायम की गई हैं। 56 या 56 सरहदी चौकियों में से 33 को भारत और चीन के साथ जो दोनों के दरमियान हद मुतारका या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाती है, LAC कहलाती है, वहां पर बर्फीले महाज पर ऑपरेशन सलाहियतों को बढ़ाने का भी एक मंसूबा भारत सरकार का या डिफेंस मिनिस्ट्री का हो सकता है और नई बटालियन यहां पर तैनात की गई है। जो ITBP के डायरेक्टर जनरल हैं राहुल के मुताबिक फोर्स के 63वीं तश्कील के दौरान उनकी जानिब से जब ये तस्दीक की गई तो कहा कि इस वक्त भी मौजूदा सूरत हाल के बीच तकरीबन 90,000 अफराद पर मुश्तमिल मजबूत पहाड़ी जंगी तरबियत याफ्ता नीम फौजी दस्ते 24 अक्टूबर को अपने सालाना यौम तासीस के तौर पर मनाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से तकरीब 2 माह से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हुई और अब बाज़ाब्ता तौर पर फॉरवर्ड डाइजेशन प्लान तैयार किया गया है और इस सिलसिले में इस हिस्से के तौर पर भारत और चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ 56 ITBP की जो पोस्ट थी उनको करीब लाया जा रहा है। LAC के पास तैनाती हुई है। 56 में से 33 को पहले ही सरहद के करीब लाया जा चुका है और बाकी कुछ नहीं है। 6 के आसपास भी ऐसी नहीं है। ITBP के सरबराह या चीफ के मुताबिक भारत ने कुछ अरसा कबल सरहद की हिफाजत के कामों के लिए 7 नई बटालियंस को भी मंजूरी दे दी है। इनमें 6 को अरुणाचल प्रदेश में LAC के साथ तैनात किया गया है, जबकि एक को सिक्किम में सिक्किम में जहां पर सूरत हाल माजी में काफ़ी ख़राब भी रही है, उस हिस्से के अंदर जिम्मेदारी दी गई है और फोर्स की टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी की सलाहियतों का जायज़ा लिया गया। कुछ कोताहियों को जब ये पाया गया कि गलतियां हुई, कोताहियां हुई, उनको दूर किया गया और एक नए मंसूबे के तहत आइंदा जदीद कारी के मंसूबे के तहत तमाम उन परेशानियों और कोताहियों को दूर किया गया। साथ साथ ऑपरेशनल मवासलात या टेलीकम्युनिकेशन को यकीनी बनाने की भी कोशिश हुई है। मुल्क भर में फाइबर नेटवर्क का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और किया जाएगा। जल्दी अपने हथियारों को अपग्रेड करने के लिए भी मरकजी वजारत दाखिला को एक तजवीज़ ITBP के सरबराह के मुताबिक ये भी सौंपी जाएगी। वजारत दाखिला की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि भारत को मार्च 2026 तक बाएं बाजू की इंतहा पसंदी या जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं उनसे निजात मिल जाएगी और ऐसे में सरहदी बेल्ट के अंदर भी किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए तमाम तैयारियां पहले से नजर आ रही हैं। ITBP को आप देखेंगे तो बुनियादी ढांचा बनाने के लिए इस साल 2500 करोड़ रुपए के फंड्स दस्तयाब कराए गए हैं। पिछले साल फॉरवर्ड पोस्टों और बटालियन वगैरह पर तामीराती काम या जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे इसके लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के फंड्स खर्च किए गए थे। 1962 की चीनी जारहियत के नतीजे में उठाए गए इकदामात और उसके बाद ITBP को बुनियादी तौर पर चीन के साथ 3488 किलोमीटर तवील LAC की हिफाजत का काम सौंपा गया है। इसके अलावा दाखिली सलामती या इंटरनल सिक्योरिटी के शोबे में भी मुख्तलिफ किस्म के फ़राइज़ इस वक्त ITBP सर अंजाम दे रही है और मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने भी इस तकरीब में जहां गुज़श्ता रोज़ मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, इस बात की तस्दीक की कि आइंदा दिनों में मज़ीद जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जदीद कारी के मनसूबे के तहत न सिर्फ बटालियंस की तैनाती बल्कि आइंदा दिनों के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मज़ीद सख्त और मुल्क की दाखिला सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाया जाएगा। तो चलिए नाज़रीन, ये थी LAC के हवाले से खबर। अब ज़रा बात जम्मू कश्मीर के हवाले से भी करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन के साथ दिल्ली के अंदर मुलाकात हुई। तकरीबन 30 मिनट से ज़्यादा देर तक की मुलाकात चली है दोनों के दरमियान। आपको बताते चले कि वज़ीर आला का ओहदा संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला का ये दूसरी बार मुलाकात वज़ीर ख़जाना से। इससे पहले नवंबर के अंदर भी वज़ीर ख़जाना के साथ उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है और कल जो मुलाकात हुई है दिल्ली के अंदर तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा देर तक की मुलाकात चली है। आपको बताते चले कि जो
मुल्क का बजट पेश करना होगा 1 फरवरी को मरकजी वज़ीर ख़जाना की जानिब से। उससे पहले ही मुख्तलिफ मशावरात मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और जम्मू कश्मीर का भी बजट पेश करना होगा। इससे पहले उमर अब्दुल्ला की जानिब से मरकजी वज़ीर ख़जाना से ये दिल्ली के अंदर मुलाकात है। नारद बुलाक का ऑफिस के अंदर ये 30 मिनट से ज़्यादा देर तक ये मुलाकात चली है। और दूसरी मुलाकात है, आपको बताते चले कि उमर अब्दुल्ला की जानिब से, जहाँ इससे पहले भी जो GST काउंसिल की मीटिंग हुई है 21 और 22 दिसंबर के दौरान, तब भी वज़ीर ख़जाना के साथ उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई और उससे पहले नवंबर के महीने के दौरान भी इन दोनों के दरमियान मुलाकात हुई। और निर्मला सीतारमन की जानिब से उन्हें सभी जो कुछ मसाइल इशूज़ उमर अब्दुल्ला की जानिब से उनके सामने उठाए हैं, रखे हैं, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई गई है मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की जानिब से उमर अब्दुल्ला को, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी 6 साल के बाद ही अपना बजट पेश करना होगा, क्योंकि जो कलमदान ख़जाना का है, फाइनेंस का है, वो खुद उमर अब्दुल्ला के पास है और उमर अब्दुल्ला की जानिब से ही जो जम्मू कश्मीर का बजट है वो पेश होना है। आप सब जानते हैं इस मीटिंग की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि एक तवील मुद्दत के बाद गुज़श्ता 4-5 बरसों में जो बजट सेंटर से पेश होता रहा, वो बजट अब जम्मू कश्मीर में अवामी मुंतखबा हुकूमत खुद पेश करेगी। और फेब में जब बजट पेश किया जाएगा तो उससे पहले मरकज़ से माली तौर पर जो ताउन हासिल किया जा सकता है, कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश तमाम मुतलकीन को है। GST काउंसिल के इजलास के बाद ये दूसरी मुलाकात, उससे पहले वज़ीर आला की हैसियत से एक मुलाकात उमर अब्दुल्ला ऑलरेडी नवंबर में कर चुके हैं, तो ये मुलाकात ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें जम्मू कश्मीर को मज़ीद और बेहतर माली मदद मिले, इसकी मांग की गई। और इस मौके पर निर्मला सीतारमन की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी जम्मू कश्मीर को कराई गई है। आप सब जानते हैं वोट ऑन अकाउंट जो बजट था जम्मू कश्मीर का, वो ऑलरेडी 5 फरवरी को 2024 में पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा में पेश किया जा चुका है और उसके बाद पास भी। और पिछला बजट 1,18,728 करोड़ रुपए था। इंटरिम बजट जब पास किया गया था तो उसके बाद इस बार चूंकि सबकी नजर थे कि इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद नई गवर्नमेंट अपना काम करेगी, शायद इसमें इजाफा होगा। आप सब जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का जो बजट था, जनवरी 11 को डॉक्टर हसीब द्राबू जो आखिरी फाइनेंस मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, उस एतबार से साबित हुए कि साबिका रियासत थी या उसके बाद यूटी बनी, बड़ी पैमाने पर आईनी तब्दीलियां 5 अगस्त 2019 को हुई। तो आखिरी जो बजट उनकी तरफ से पेश किया गया था PDP और BJP कॉलिशन गवर्नमेंट में, वो 80,313 करोड़ रुपए का था। जून 2018 में महबूबा मुफ्ती और PDP की BJP के साथ जो कॉलिशन गवर्नमेंट थी वो खत्म हुई, सपोर्ट BJP ने वापस लिया। 21 नवंबर 2018 को उस वक्त के सत्यपाल मलिक जो गवर्नर थे, उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था और सूरत हाल यहाँ से बदली। 2019-20 में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल या सैक जिसको कहते थे, सत्यपाल मलिक हेड कर रहे थे। 15 दिसंबर 2018 को उन्होंने 88,911 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यूटी का 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24 और 24-25 का बजट जो है वो पार्लियामेंट ने लेजिस्लेटिव असेंबली की मौजूदगी जब नहीं थी, जब यहाँ MLAs नहीं थे, असेंबली नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, तो निर्मला सीतारमन दिल्ली से पेश करती रही। और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो ऑलरेडी तमाम मुतलकीन के साथ मुशावरतों का एक सिलसिला शुरू कर चुका है। 2025 और 26 का जो एनुअल बजट है वो यहाँ पेश होना है। उससे पहले मुलाकातों का एक तवील सिलसिला और दिल्ली के अंदर मुलाकात, जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेक होल्डर्स से मशवरा लेना, सलाह मशवरा करने का सिलसिला भी जारी है। बजट के ताल्लुक से बात हो रही है, ब्रेक छोटा सा में लेना, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे। तो बजट में एक तोहफा भी जम्मू कश्मीर को मिला था, वो था रेल की सूरत में। कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रेन के जरिए या रेल के जरिए अब आप सफ़र बड़ी आसानी के साथ कर सकेंगे। कुछ दिनों का इंतज़ार है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन उस हवाले से जब बात करेंगे तो आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनल इंस्पेक्शन है आज। इंस्पेक्शन किन इलाकों से होनी है, कहाँ पर और किस रफ्तार के साथ ट्रेन कश्मीर सूबे की तरफ दौड़ती हुई नजर आएगी, ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन का हिस्सा रहेंगी। मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। सलाम जी के आप देख रहे हैं, 9 बज चुके हैं। ब्रेक के उस पार जाने से पहले हमने आपको बताया था कि बात ट्रेन के हवाले से भी होगी। आइंदा दिनों में कुछ अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरिफ वहीद भी थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और उस सेक्शन में आपको लिए चलते हैं जहां पर आज सबकी नजरें ट्रेन पर रहेंगी, क्योंकि आज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में फाइनल इंस्पेक्शन होने जा रही है और कटरा बनिहाल के दरमियान आज आखिरी सेफ्टी मुआयना शुरू हो रहा है। कल का दिन भी इसी तरीके से बड़ा इंपॉर्टेंट गुजरा। आज 75 और 110 किलोमीटर की रफ्तार से क्या ट्रेन चल सकेगी या नहीं, इसका जायजा लिया जाएगा। 20 जनवरी के बाद ट्रेन सर्विसेज किसी भी वक्त शुरू हो सकती हैं, इसकी तस्दीक पहले से ही अथॉरिटीज कर चुकी हैं। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी नॉर्दर्न सर्कल दिनेश चंद देशवाल के जिन्होंने गुज़श्ता रोज भी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक किया है, जिसको आप USPRL प्रोजेक्ट कहते हैं, इसके साथ हाल ही में मुकम्मल होने वाली रेलवे लाइन का 2 रोज़ा कानूनी मुआयना शुरू किया। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने भी गुज़श्ता माह रियासी कटरा सेक्शन की तकमील का ऐलान किया था। एक अहम पेशरफ्त है जो तकरीबन 3 दहाइयों के शानदार काम के बाद कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ रही है। और देशवाल का दौरा एक दिन बाद आया है जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से जम्मू रेलवे डिवीज़न का वर्चुअल तौर पर इफ्तिताह किया और फिरोजपुर डिवीज़न अब जम्मू डिवीज़न कहलाता है, जिसमें भारत के शुमाली इलाके में ट्रेन सर्विसेज मौसर इंतज़ाम की राह हमवार हुई थी। और आज का जो बाज़ाब्ता तौर पर आज फाइनल इंस्पेक्शन का एक और दिन गुजर रहा है, इसमें 46 किलोमीटर के संगलदान रियासी सेक्शन के काम गुज़श्ता साल जून में मुकम्मल हुआ था। रियासी और कटरा के दरमियान कल 17 किलोमीटर का हिस्सा कुल मिलाकर जो बाकी था, ये हिस्सा दिसंबर 2024 में मुकम्मल हुआ था, लेकिन इंस्पेक्शन का काम जो है वो आज फाइनल स्टेज पर पहुंच रहा है। इससे पहले आरिफ के पास चले। कमिश्नर सेफ्टी रेलवे क्या कुछ बता रहे थे पहले दिन के सर्वे के बाद, जरा उनकी बात आपको सुना देते हैं। अभी इंस्पेक्शन चल रहा है और जल्दी हम इंस्पेक्शन पूरा करके फिर इसके आगे की जो गाड़ी चलाने का जो कार्य है वो जल्दी फैसला लिया जाएगा। ऐसा जिस तरह से कल मंडल बनाया गया है, इससे भारतीय रेलवे और साथ जम्मू कश्मीर का फायदा होगा? मंडल बनाने से जो इस क्षेत्र में बहुत बड़ा एक नेटवर्क जुड़ गया जम्मू कश्मीर में, और जम्मू में मंडल बनने से यहाँ का जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जो एक्टिविटी है उनमें बहुत अच्छा होगा और उसका इसीलिए मंडल का गठन यहाँ किया गया है। सर, कब पहुंचेंगे हम ट्रेन के माध्यम से कश्मीर तक? जी, क्या मान सकते हैं कि इस साल संभावना है, इसी मंथ को संभावना है? बहुत जल्दी ट्रेन चलेगी। चलिए, आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, आज वाला इंपॉर्टेंट एरिया आपका है रियासी और कटरा के दरमियान। ये बनिहाल वाला जो सेक्शन था बड़ा मुश्किल था, बीच में टनल का एक हिस्सा टूटा, दोबारा से उसका काम किया गया। अब मुकम्मल तौर पर हरी झंडी दिखाई जा सके, ट्रेन कश्मीर की तरफ जाए, लेकिन किस रफ्तार के साथ जाएगी, ये पहले दिन की इंस्पेक्शन मुकम्मल हुई। आज सेकेंड डे एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी हैं, क्या कुछ पूरे दिन होना है? बिल्कुल आसिफ, मैं बताता चलूं, जिस तरह से आपने भी बताया, जो कमिश्नर सेफ्टी फॉर रेलवे दिनेश चंद देशवाल ने जो है इससे पहले भी कई मरतबा बनिहाल से खड़ी से सुमर से लेकर संगलदान से होती हुई कटरा रियासी के एरियाज में जो है वक्फे से जो है ये सेफ्टी के मेजर्स लिए गए। लेकिन आज का दिन जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब जो इंतजार था पूरे देश को, तो वो कहीं ना कहीं पे जो है वो सफर के हवाले से खत्म होता हुआ दिख रहा है। दिनेश चंद देशवाल ने जहां पर प्रधानमंत्री की जानिब से जो है जम्मू में रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह किया गया, जिसमें ऑपरेशनल या मैकेनिकल वो सारी चीजें देखी जाएंगी, तो आज उम्मीद है कि कटरा से लेकर रियासी से होती हुई ये ट्रेन जो है हाई स्पीड ट्रेन बनिहाल रेलवे स्टेशन तकरीबन 1 बजे के समय से पहुंचेगी, जो 11 बजे उसका सफर शुरू होगा। तो बुनियादी मकसद ये कि 20 तारीख के आसपास जो ट्रेन सर्विस चलाने की बात जो है वो कही जा रही है, तो उसमें ये एक आखिरी मतलब ये सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में ट्रेनों को किस तरह से जो है यहाँ पर ट्रैक जो है वो पूरी तरह से प्रोवाइड किया जाए या जो उसमें वो चीजें देखी जाए। तो यहाँ बनिहाल रेलवे स्टेशन पे कल शाम से ही जो है वो तैयारियां भी देखी गई, तो यहाँ पर लोगों के चेहरों पे भी एक बड़ी खुशी है कि जनाब एक तो हाई स्पीड ट्रेन या इसके साथ में वंदे भारत चलाने का जो विकल्प है, तो उससे कहीं ना कहीं पे कारोबारी तबका आम लोगों को जो है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो लोग वादी कश्मीर में आएंगे और उस पर हम देख रहे हैं मुसरत का इजहार किया जा रहा है। आरिफ, क्या ये जो बनिहाल तक का सेक्शन है
ये फाइनल इंस्पेक्शन है, फाइनल डे है और आज सिर्फ बनिहाल तक ही होगा, क्योंकि उससे आगे तो ट्रेन सर्विसेज चलती थी, एक अंदाजा है। मगर आज फाइनल डे मानकर चले, इसके बाद किसी भी वक्त अनाउंसमेंट हो सकती है, ट्रेन को रवाना किया जा सकता है दिल्ली से श्रीनगर के लिए। हाँ जी, बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से आपने कहा कि जो बनिहाल से बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग से होती हुई जो ट्रेन से पिछले कई सालों से चल रही है, तो उसमें ट्रैक की स्टेबिलिटी, वो सारी चीजें जो है, वो सिक्योरिटी जो है, वो पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। लेकिन बनिहाल से जो टफ जो एरिया था खड़ी का, या इसके साथ में जो सुमड़ के एरियाज है, जहां पर काफी ज्यादा जो टोपोग्राफी को देखकर जो ये ट्रैक बनाया गया, जहां पर कहीं पे डीप मतलब जो नाले वगैरह है, वहां पर ट्रैक जो है मुश्किल एरियाज में कनेक्ट करना, तो आज इसीलिए जहां पर वक्फे वक्फे से जो है स्ट्रेच वाइज ये सेफ्टी जो है वो मेजर्स लिए जाते थे कमिश्नर सेफ्टी रेलवेज की जानिब से, तो अब कहीं ना कहीं पे जो है अब इसको आज एक फाइनल मतलब टच दिया जा रहा है। कटरा से जो है 110 की स्पीड से जो है ट्रेन आज चलेगी, इसीलिए का अवेयरनेस भी जो है लोगों को दी गई है इससे पहले भी कि जनाब आप उस तरह से जो है रेलवे ट्रैक क्रॉस नहीं कर सकते हैं कि जिस तरह से आप पहले जो है बगैर किसी परमिशन के या अपने मन मर्जी की, क्योंकि 110 की स्पीड से जब ट्रेन चलेगी तो वो काफी ज्यादा तेज रफ्तार से, इसी लोगों को भी कहा गया है कि वो रेलवे ट्रैक के नजदीक जो है सिर्फ उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करें जो अप्रूव्ड है रेलवे की जानिब से आने जाने के लिए। बाकी आप ट्रैक को बेवजह ऐसी जगहों पे क्रॉस न करें जिससे कि आपकी जो है परीक्षा जो है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद, तफसीलात फराहम करने के लिए। दिन भर दोबारा आपके पास लौटेंगे, जरूर इस खबर पर नजर रखिएगा। ये एक तरफ की बात थी कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया गया है, लेकिन जहां पर जमीनी राब्तों की बात हो रही है, वहीं पर हवाई यात्रा या फिजाई सफर भी आसान बनाने की कोशिशें तो हुई, लेकिन मुश्किल बनता चला जा रहा। आज आप दुबई जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, ढाका जाएंगे तो बड़ी आसानी के साथ और कम किराए में आपका सफ़र होगा, लेकिन आप श्रीनगर से दिल्ली जाएंगे या दिल्ली से श्रीनगर आएंगे या दिल्ली से जम्मू, तो शायद सफ़र बहुत आसान तो है, मगर बात जब किराए की है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। गौहर, बिल्कुल, जिस तरह से आए रोज़ हम ये खबरें भी नशर कर रहे हैं कि विंटर्स के दौरान अक्सर व बेशतर हम देख रहे हैं कि जो हवाई सफ़र है वो महंगा होता जा रहा है और फ़िज़ाई किराए में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, और दिल्ली से श्रीनगर का जो हवाई सफ़र है वो मज़ीद महंगा होता जा रहा है। अगर हम श्रीनगर से दिल्ली का किराया देखेंगे तो तकरीबन 15,000 रुपये दिल्ली से श्रीनगर, और अगर दिल्ली से मलेशिया तक का सफ़र देखें तो सिर्फ 10,000 रुपये में आप मलेशिया का सफ़र कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ ही अगर आप ढाका बांग्लादेश का सफ़र करना चाहते हैं श्रीनगर से ढाका, तो तकरीबन 3,000 रुपये। आप इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना सस्ता और कितना महंगा कश्मीर का सफ़र है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जो टिकटों का मामला जो है पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात मानने से उनकी जानिब से जो इनकार किया जा रहा है, माना जा रहा है, जिसकी वजह से अब आम लोग, सयाहती शोबे से जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं परेशानी में मुब्तला है, उनका भी मुतासर हो रहा है। और उसके साथ साथ ही जो तलबा है, कारोबारी लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस फ़िज़ाई किराए में जो इजाफा हो रहा है, महंगा हो रहा है, उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान है। मुल्क के दीगर हिस्सों से जो वादी कश्मीर आना चाहते हैं, जो सयाह आना चाहते हैं, हवाई सफ़र उनको लगता है शायद हम 1 या 2 घंटे में सफ़र करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं, और लेकिन जब वो किराया देखते हैं, किराए पर नज़र डालते हैं, तो वो काफ़ी महंगा होता जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किल या जो अपना मन है उनका वो बदलना उनका शुरू हो जाता है। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर हुकूमत और मरकज़ी वज़ीर और उसके साथ साथ ही एविएशन के जो वज़ीर हैं उनकी नोटिस में भी लाया गया है, लेकिन फ़िलहाल जो खबर आ रही है कि फ़िज़ाई किराए में जो कमी है उसके आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। और अगर इसी तरह ये जो सफ़र, हवाई सफ़र महंगा होता चला गया तो आने वाले दिनों के दौरान हम जाहिर सी बात है लोगों का कश्मीर आना कम भी हो सकता है। 643 किलोमीटर एयर डिस्टेंस बनता है दिल्ली से श्रीनगर आप जाएंगे, किराया 15,000 प्लस हो गया है। जबकि आप दिल्ली से, नेशनल कैपिटल से मलेशिया जाएंगे तो ये डिस्टेंस 3,839 किलोमीटर या तकरीबन 4,000 के आसपास बनता है। इसी तरीके से आप ढाका चले जाएंगे, बांग्लादेश चले जाएंगे तो जो एयर डिस्टेंस है वो तकरीबन 884.7 किलोमीटर के आसपास बनता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है 884.7 किलोमीटर। लेकिन दिल्ली से श्रीनगर जितना सफ़र है उससे बहुत कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो ढाका वाला है
जबकि आप मलेशिया वाला देखेंगे तो वो कहीं ज़्यादा है, जो 3000 प्लस किलोमीटर एयर डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ जब आप देखेंगे तो उस हिसाब से। लेकिन किराए में दिल्ली से श्रीनगर सरे फहरिस्त है। इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, सीधा उनके पास चलेंगे। इरफान, क्या वजूहात ये मालूम हो रही हैं, ये जैसे विंटर्स आते हैं ये जो एयरलाइंस हैं, कंपनियां, ये बेलगाम हो जाती हैं? इसके हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। बेलगाम तो हो जाती है, मगर साथ ही साथ अब तो मैं कहूंगा कि अब हम लोग भी थक गए हैं। ये बात सरकार तक, एविएशन तक, मिनिस्ट्री तक पहुंचाते पहुंचाते कि आखिरकार ये मामला ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम हमने गुलिस्तान न्यूज में इसमें एक मुहिम चलाई थी, एक रिपोर्ट कंटिन्यूसली की थी सलाम जेके में ही। उसमें बहुत सारी बातें डिस्कस हुई थी टूर एंड ट्रैवलर्स के साथ, टूरिज्म प्लेयर्स के साथ। उसके बाद एलजी सर ने भी कहा था कि इस पर जो है कैपिंग की जाएगी। वो कैपिंग जो है मैं कहूंगा कि तकरीबन 1-1.5 साल और गुजर चुका है, मगर अभी तक उसमें कोई, वो कहते हैं, टॉस कॉइन नहीं हुई है। दूसरी जानिब अगर मैं बात करूं ट्रैवलर्स को लेकर, स्टूडेंट्स को लेकर, या फिर इनफैक्ट जो पेशेंट्स होते हैं जो इलनेस के लिए बाहर जाते हैं, जिनको इलाज मुआवजे के लिए बाहर जाना है या फॉरेन डेस्टिनेशन जाना है ऑपरेशंस के लिए या बाकी चीजों के लिए, मुझे बताइए जब आप श्रीनगर से ट्रैवल करते हैं या दिल्ली से श्रीनगर आते हैं तो 15,000 20,000 रुपए का टिकट, आप खुद अभी ढाका की बात कर रहे थे जो कि एक सबसे लोएस्ट फेयर है, दैट इज आल्सो एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट द दुबई, आप रिटर्न देखिए टू एंड फ्रो में 15 से 20,000 रुपए आपकी टिकट मिल जाती है। ये सिस्टम जो है, मैंने लास्ट टाइम जो यहाँ पर मिस्टर नासिर है जो कि आयोटा के चेयरमैन है, उनसे भी बात की था। आखिरकार अभी तक आपने इस पर किस तरह का मूव आउट किया है, क्या कुछ रेजोल्यूशंस निकल के सामने नजर? उनका मानना है कि हमने जी हाँ, कैपिंग के हवाले से तो पार्लियामेंट्री कमेटी तक बात पहुंचाई। उन्होंने कहा कि एविएशन के साथ इस पर बात की जाएगी और एविएशन से रिक्वेस्ट भी की कि सिविल एविएशन को लेकर के खास तौर पर इस पे जो है कम से कम जो है रियायत रखी जाए, ताकि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ कवरेज है इसको क्लियर किया जाए। अब आप देख लीजिए, अभी कोई ट्रांसपोर्टेशन के मामला वैसे है नहीं, अब तो हाईवे भी अच्छे बन गई, टनल्स भी बन रही है। जो जैम होता था या रोड ट्रांसपोर्टेशन के मामला होते थे, उसके बाद गाड़ी आना जाना, यानी मैं कहूंगा कि हाईवे पे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती, फिर एयरलाइंस का टिकट, अब तो वो भी नहीं है। अब आप देख लीजिए, थोड़ी सी बर्फबारी हो जाए, नो डाउट नेशनल हाईवे क्लियर हो जाती है, मगर उसके साथ साथ ये कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई है, मौके पर चौका मारना। आजकल मैं इरफान जानना चाहेंगे, अब जब माना जाता है कि 26 जनवरी के बाद ही जो रेल सर्विस है वादी कश्मीर की तरफ उसे बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा, या उससे पहले भी हो सकता है कि इफ्तिताह हो रेल सर्विस का, तो उसकी वजह से हवाई सफर जो है वो सस्ता हो सकता है या किराए में कमी आ सकती है? गौर पूछे सर, बड़ा इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। रिसेंटली आई सर्वे विद सम होटलियर जो होते हैं ना टूरिस्ट वगैरह के साथ, उनका मानना है कि यू वोंट बिलीव लॉट ऑफ कैंसिलेशंस ऑल अराउंड। अभी देख लीजिए, अभी जो न्यू ईयर वगैरह का था, ठीक है, और हर रोज 10,000 के करीब टूरिस्ट वादी कश्मीर आ रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप यहाँ से टूरिज्म को बढ़ोतरी दे रहे हैं, मगर वहां से अब कैंसिलेशन हो रही है, चाहे वो कहीं भी नेशनल ट्रैवल डेस्टिनेशन हो, वो कैंसिल हो रही है, वो यहाँ नहीं आना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दिस एयरलाइन प्रॉब्लम। दूसरे साइड से आपने ट्रेन की बात की है, देखिए इसमें गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को लेकर हो या ट्रैवलर्स को लेकर हो, ये एक हैमर जरूर करेगा। यकीन मानिए, जो टिकट आपकी 1000-1200 में जिसमें आप दिल्ली से श्रीनगर पहुंच सकते हैं, क्या जरूरत होगी कि वो टूरिस्ट या वो लोकल या वो पेशेंट जी हाँ एयरलाइंस को लेकर हवाई रास्ता चुनेगा? जाहिर सी बात है, अब इसका सबका इंतजार हो रहा है। वंदे भारत के साथ साथ कई सारी चीजें, कई उम्मीदें हैं लोगों को, और ये सबसे बड़ी खूबसूरत मिसाल है कि आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ट्रेन का ट्रैवल कर रहे हैं। आप जाहिर सी बात है, उस वक्त तो इनको हैमर होना ही होना है। अगर मैं चाहूंगा कि अगर एविएशन को लेकर बात करें तो एयरलाइंस एक बड़ा, मैं कहूंगा एक मेजर इनिशिएटिव रहता है, इमरजेंसी इनिशिएटिव रहता है, कि कभी कभी ऐसी चीजें जब आपके पास टाइम नहीं होता है टू एंड फ्रो के लिए कि आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें, इसीलिए जहाज प्रेफर किया जाता है। अब अगर ये चीजें रही, ना टूरिज्म रहेगा, ना ट्रेड रहेगा, ना ट्रेवलर्स का इंपैक्ट रहेगा, और आए रोज मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ आना जाना जो है एयरलाइंस को लेकर लोग जो है अवॉइड कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ थे। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो साल 2025 में अभी कोई राहत की बात नहीं है, जब तक ट्रेन सर्विसेज शुरू ना हो उसके बाद ही हम देखेंगे, और बहुत सारी टिकटें कैंसिल होंगी। जो हमारी कुछ लोगों से बात हो रही थी, जो इरफान भी बता रहे थे, उन्होंने भी अपनी जगह, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वो इस स्टोरी को फॉलो कर रहे थे, तो पता चला कि मैक्सिमम लोग ये पसंद ही नहीं कर रहे हैं कि अब वो एक टिकट 15-15, 18-18 हज़ार की लेकर कश्मीर जाएं, बल्कि उसी 15-18 हज़ार में आने और जाने का पूरा बंदोबस्त
अब से कुछ दिनों के बाद यानी 10 से 12 दिनों के बाद बजरिया ट्रेन होगा। दिन में 4 ट्रेनें चलेंगी, जिसके आप थोड़ी देर पहले तस्वीर भी देख रहे थे कि फाइनल इंस्पेक्शन आज हो रही है। अब आगे बढ़ेंगे, बात ज़रा उस मीटिंग के ताल्लुक से भी करेंगे जो जम्मू के अंदर मुनक़िद हुई, और एक 3 तारीख को और एक जाकर 7 जनवरी को। 4 दिनों के दौरान 2 मीटिंग्स, लेकिन मीटिंग का नतीजा क्या निकला ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। असेंबली के अंदर कैसे इजलास में क़वाइद व ज़वाबित के साथ चीज़ें चलें, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक बात हो, बिजनेस रूल्स जिसको आप कह रहे हैं सिर्फ असेंबली के लिए, ये हुकूमत की बात नहीं हो रही, असेंबली के लिए। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की क़यादत में, उनकी सदारत में पैनल जिसने जम्मू के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इजलास किया, इजलास मुनक़िद हुआ, और जो पैनल बनाया गया है वो कवानीन में तरमीम करेगा, इसका फैसला लिया गया है। और बजट सेशन शुरू होने से ठीक पहले बिजनेस रूल्स को वाज़ेह कर दिया जाएगा कि आइंदा दिनों की हिकमत अमली विद इन हाउस क्या रहेगी। साल 2024 में जो पहला असेंबली का सेशन था जिसमें ज़बरदस्त हंगामा आपने देखा था, एक दूसरे पर बदअखलाकी और बदकिरदारी के इल्ज़ामात लगे, एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात के बीच हाथापाई तक बात पहुंच गई थी, लेकिन वो सिचुएशन हाउस को चूंकि मुतासर तो करी गई थी, दोबारा ऐसी सिचुएशन ना बने। उसके बाद आप देखेंगे, हो सकता है कल को जाकर सिचुएशन ऐसी बने कि सजाओं का भी ऐलान हो, क्योंकि बजट इजलास से ठीक पहले तब्दीलियों को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। और कल जो इजलास मुनक़िद हुआ है उससे ये बात भी सामने आई है कि एक ड्राफ्ट जो है तमाम कमेटी के मेंबर्स को दिया जाएगा, और ये तमाम की तरह की जो मॉडिफिकेशंस होनी है हर किसी से मुशावरत करके। जो पैनल बनाया गया है उसमें आप सब जानते हैं 9 लोग हैं। मुबारक गुल हैं, फॉर्मर स्पीकर हैं, और सैफुल्ला मीर, साबिक लॉ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के, हसनैन मसूदी फॉर्मर लोकसभा के मेंबर हैं, रिटायर्ड जज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनका ताल्लुक, पवन गुप्ता फॉर्मर मिनिस्टर हैं, RS पठानिया है, दोनों भारतीय जनता पार्टी से हैं। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी CPIM से आते हैं, निज़ामुद्दीन भट्ट कांग्रेस से शुमाली कश्मीर से जीत कर आए, CPM और कांग्रेस जो NC के इस अलायंस का या इत्तेहाद का हिस्सा है, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। इन तमाम लोगों की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो हमें कंफर्मेशन भी हुई है कि एक प्रपोजल जो है वो मीटिंग के अंदर लाया गया, और अब तमाम मेंबर्स को कॉपी भी इसकी देकर उनसे हतमी राय कायम करने के बाद इम्कान ये है कि बिजनेस रूल्स वज़ह किए जाएं। इमरान नाइकू के पास चलेंगे। इमरान, ड्राफ्ट या जो फाइनल डिसीजन है, इज़ इट पॉसिबल कि आइंदा 10-12 दिनों के अंदर या फेब में जब इजलास होगा उससे पहले ये कंप्लीट हो जाए? और दूसरा, कल जो मीटिंग हुई है लेजिस्लेचर कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्या खास बातें उसमें हुई हैं जो खास तौर से पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहे हैं? देखिए आसिफ साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि 2019 के बाद जो डिसीजन लिया गया था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया गया था 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में, और उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे लागू हुआ, और उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बहुत सारे कवानीन यहाँ पे तब्दील हुए, और बहुत सारे लॉज जो है उनमें भी अभी प्रोविजंस है कहीं अमेंडमेंट करने की, तो कहीं उनमें मॉडिफिकेशन करने की। और इसी का एक जुज है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। और जब हम जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली को देखते हैं और JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को थोड़ा सा खंगालते हैं, तो सेक्शन 46(1) और 46(2) को देखते हैं। 46(1) में क्लियर कहा गया है कि जो भी इख्तियारात हैं अब वो तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, और यहाँ की असेंबली के स्पीकर को अगर कोई डिसीजन लेना है, बड़े डिसीजंस लेना है, तो उसमें कंसेंट जरूरी है लेफ्टिनेंट गवर्नर की। लेकिन 46(2) का जो सेक्शन है उसमें ये चीज़ है कि यहाँ के स्पीकर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकता है, लेकिन उसमें भी कंसेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर की जरूरत है। कुछ दिन पहले जो ये रूल्स कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड स्पीकर अब्दुल रहीम राथर साहब हैं, जिस तरह आपने भी उन मेंबर्स का बताया, 9 मेंबर्स पर मुश्तमिल है, और ये कल दूसरी मीटिंग थी जम्मू के अंदर, ये इजलास था, और जिसमें इस इजलास का मकसद ये है और इस कमेटी का मकसद ये है कि बजट सेशन से पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रूल्स मुतारिफ कराना, यानी कि बजट का जो निज़ाम है, जो बिजनेस है, वो किस तरह चले, उसमें जो रूल्स हैं उन रूल्स को किस तरह से फ्रेम किया जाएगा, उस हवाले से ये कमेटी बनाई गई है। लेकिन फिलहाल जिस तरह पहला सेशन खत्म हुआ उसमें
हमें रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी कहता है कि आप एग्जिस्टिंग रूल्स पर ही सेशन को चलाएं। लेकिन अब बजट सेशन शुरू होने वाला है और कोशिश है इस कमेटी के सेशन से कबल ही बिजनेस रूल्स को जो है अप्रूव किया जाए। और इस हवाले से इस 9 मेंबर्स की जो कल मीटिंग थी, इससे पहले भी एक मीटिंग हुई और इसमें बहुत सारी चीजों पर तबादला ख्याल किया गया और कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अंदर से बाहर निकल के आई है। जैसे कि ये बताया गया है कि रहीम रादर साहब की तरफ से कि एक तो लॉ एंड ऑर्डर वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, दूसरा पब्लिक ऑर्डर उन्हीं के पास है, ऑल इंडिया सर्विसेज वो इख्तियारात भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। यानी कि सेक्शन 46 तो ये कहता है कि लेजिस्लेटर्स के पास अब वो इख्तियारात नहीं है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दायरे इख्तियारात में जो चीजें हैं उन पे वो सवालात करे। उसकी एक मिसाल में ऐसे आपको समझाऊंगा कि फॉर एग्जांपल कोई लेजिस्लेटर कल असेंबली सेशन के दौरान ये जानना चाहेगा कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद कितने लोगों के ऊपर पीएसए आयद किए गए हैं, यूएपीए किन लोगों के ऊपर आयद किया गया है, ये कुछ थोड़ी सी चीजें हैं। तो ये इन सवालात का जवाब सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर ही दे सकता है। सो इसीलिए ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के दायरे इख्तियारात में चीजें हैं तो उन पे लेजिस्लेटर्स सवालात नहीं पूछ सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के दरमियान पहले से ही एक मुशावरत हो और जो बाद में तमाम लेजिस्लेटर्स को एक कॉपी सौंप दी जाएगी। और इस सिलसिले में ये कहा गया ये जो 9 मेंबर्स की कमेटी थी जिसमें एक मेंबर ने तो शिरकत नहीं की, 8 लोग थे वहां पे, एक तो इस पे डिस्कशन हुआ। दूसरा ये कि सेशन से पहले ही रूल्स को मुतारिफ कराना, सेशन से पहले ही बिजनेस रूल्स जो है उसको उसको कंप्लीट करना, ड्राफ्ट तैयार करना और उस ड्राफ्ट के बाद ही तमाम जितने भी लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, जितने भी एमएलएज हैं तकरीबन 90 उनको ये दिए जाएंगे ताकि वो इस पे देखें और अगर कहीं पे भी उनको लगे कि वो अपना रिव्यू इस पे दे सकते हैं, अगर कहीं लगे कि और इसमें तरमीम करने की जरूरत है या कोई सजेशन उनकी होगी, उस सजेशन के बाद दोबारा ये कमेटी उसको देखेगी और उसके बाद स्पीकर जो है और उसकी जो कमेटी है वो इसको अप्रूव करेगी। अप्रूव करने के बाद वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दी जाएगी और बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये इस बिजनेस रूल्स, असेंबली के बिजनेस रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसको अप्रूव करेंगे। ये नॉटशेल में इस कल की मीटिंग का मकसद था। और अगला सेशन जो रिपोर्टेडली हमारे पास इत्ताअत है कि 13 जनवरी को दोबारा से एक और मीटिंग होने वाली है बिजनेस रूल्स की जो असेंबली के हवाले से। सो मजमूई तौर पर हम इस चीज को इस तरह से समझते हैं कि जो जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के रूल्स के तहत ही सारा निजाम चलेगा। और एक तो यहाँ पे बाकी चीजों में जहां हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आई या पॉलिटिकल चेंज आई, वहीं जब हम जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पर नजर दोहराते हैं कि इससे पहले 2019 से पहले हम कहते थे कि हमारा अपना आईन है, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अब जो बिजनेस चलेगा असेंबली के अंदर, एक तो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की जो टर्म है उसको एक्सक्लूड कर रहा है, दूसरा कि जो काउंसिल यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी या जिन्हें हम कहते थे मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसीज, तो वो प्रोविजन भी खत्म हुआ है रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद या यूटी में। और तीसरा ये कि ड्राफ्ट कमेटी एक होती है, हालांकि उसका एक प्रोसीजर प्रोविजन है उसका तो चल सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का आईन और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये दोनों ऐसी टर्म्स है जो कल की मीटिंग में भी बताया गया, जो हमारे पास इतलात है कि कमेटी को बताया गया है कि नए सेशन के दौरान ये टर्म्स जो है असेंबली में नहीं इस्तेमाल की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को तफसीलात फराहम करने के लिए। कुछ दिनों का इंतजार करना होगा नेक्स्ट बजट सेशन से पहले या फेब में, जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा से आप देखेंगे अगले इजलास की तरफ जाएंगे तो उससे पहले बिजनेस रूल्स वज़ा करने की बात हो रही है। लेकिन चूंकि जो इमरान तफसीलन बता रहे थे क्या चीज़ें दायरा इख्तियार में इस वक्त स्पीकर के हैं, क्या बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर से की जानी है, अप्रूवल कैसे मिलना है, वो सारी चीज़ें उसका भी एक एक करके आपके सामने ब्यौरा या तफसीलात वक्तन फ़वक्तन आती रहेंगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल या आधी अधूरी खबर, झूठी खबर, अफवाह पर कार्रवाई हो सकती है। ऐसा हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। दीगर कुछ मालूमात भी हैं, खबरें हैं और आपकी कॉल्स भी 9:40 के आसपास लेंगे। आप हमारे साथ रहें।
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। सलाम जी के प्रोग्राम में नाज़रीन एक और पड़ाव में हम दाखिल हो चुके हैं। अब ज़रा बात समाजी राब्ता साइटों की करते हैं, क्योंकि पुलिस ने पहले ही वाज़े कर दिया है कि अगर कोई भी समाजी राब्ता साइट, कोई भी, चाहे एक्स हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, कोई भी इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई ही ज़िला डोडा के भद्रवा इलाके के अंदर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहाँ पर एक इंस्टाग्राम एडमिन के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और इस सिलसिले में पुलिस का कहना है कि उस एडमिन के खिलाफ शिकायत मौसूल होने के बाद ही इस तरह की कार्रवाई की गई है। मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए हैं कुछ लोगों के खिलाफ, जिसके बाद ही पुलिस की जानिब से पुलिस के पास एक शिकायत भी दर्ज की गई है। और उस शिकायत दर्ज होने के बाद ही मुख्तलिफ जो मुतासरीन हैं उनकी जानिब से शिकायत दर्ज की गई है, और शिकायत दर्ज होने के बाद ही पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है और उस एडमिन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दरअसल ये भद्रवा का इलाका है, जहाँ पर एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर कुछ फैब्रिकेटेड और दीगर जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, इसका इल्ज़ाम है कि उनकी जानिब से चलाई गई उस इंस्टाग्राम एडमिन की जानिब से, जिसके बाद ही शिकायतें मौसूल हुई हैं पुलिस को, और पुलिस की जानिब से कार्रवाई करते हुए जो FIR दर्ज कर दी गई हैं। कुछ फॉल्स स्टोरी चलाई गई हैं और उसके साथ साथ ही जिसकी वजह से उन अफराद की इज्जत बेइज्जती की गई है। इस हवाले से जो शिकायत दर्ज हुई है पुलिस के पास, ऐसा उसमें दर्ज किया गया है। और उसके साथ साथ ही उनकी जो छवि है उसको भी ख़राब करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद ही पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। और अब भद्रवा पुलिस की जानिब से उस एडमिन, इंस्टाग्राम एडमिन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर वाज़ह कर दिया गया है कि अगर कोई भी समाजी राब्ता साइट इस्तेमाल करता है, कोई भी एडमिन होगा, कोई भी चलाने वाला होगा, चाहे फेसबुक चलाएगा, इंस्टा चलाएगा, ट्विटर एक्स चलाएगा या कि फेसबुक चलाएगा, अगर उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है तो उसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस की जानिब से कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इस हवाले से पहले ही पुलिस की जानिब से और साइबर पुलिस की जानिब से जो गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी गई हैं, और उस पर अगर कोई फॉलो नहीं करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर पूंछ के मेंढर से आ रही है, जहां पर फूड पॉइजनिंग की वजह से 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे बशमूल असातिज़ा बीमार हुए हैं। जो कंफर्मेशन मकामी सतह पर की गई है, मदरसे के तलबा हैं, 14 स्टूडेंट्स और कुल मिलाकर 16 अफराद बनते हैं, जिनमें 2 असातिज़ा शामिल हैं। ये फूड पॉइजनिंग का शुबा है कि जिसके बाद ये बीमार पड़े। अस्पताल इन तमाम लोगों को लाया गया और इतलात के मुताबिक असातिज़ा जो मौलवी साहिबान हैं वो भी मुतासिर हुए हैं। खाने की जहरीली कैफियत के बाइस इनिशियल डिटेल्स के मुताबिक ये लोग बीमार हुए। तमाम मुतासरीन को फौरी तौर पर मेंढर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और ये बात भी सामने आई है कि मेंढर के बनोला इलाके में चतराल में 14 तलबा और 2 जो इनके असातिज़ा हैं फूड पॉइजनिंग से मुतासिर हुए। अस्पताल इंतज़ामिया ने यकीन दहानी कराई है कि तमाम मरीजों को ज़रूरी इलाज फराहम किया जा रहा है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। चीफ मेडिकल ऑफिसर और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स की जानिब से भी बाज़ाब्ता तौर पर मुतासरीन उनके मुताबिक मुतासरीन ज़ेर इलाज हैं, हालत मुस्तहकम बख्श बताई जा रही है। और फूड पॉइजनिंग के वाक़यात गुज़श्ता कुछ हफ्तों के दौरान, इससे पहले राजौरी के अंदर जहाँ पर अमवात भी हुई, इसी तरह के बयान आए थे और बाद में जाकर टीमें वहाँ पर रवाना करनी पड़ी। ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी। लेकिन अपने नुमाइंदे के पास जाना ज़रूरी है, इस वक्त सूरत हाल जाना। उससे पहले ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर क्या बता रहे थे, उनकी बात ज़रा सुनिएगा। फोन पे इसे मुझे कन्वे किया था कि मदरसा मदीनातुल उलूम जो नूरुल में है, वहाँ बच्चे कुछ बीमार हो गए जिनको वॉमिटिंग हो रही है, और मैंने यहाँ से 3 एम्बुलेंसेज भेजी, उनको शिफ्ट किया है। शिफ्ट करके हमने उनको फिर ऑब्जर्वेशन रखा, अंडर ट्रीटमेंट है। तो उनमें से 3-4 को काफ़ी डिहाइड्रेशन है, जिनमें से 14 जो हैं मदरसा के स्टूडेंट्स हैं और 2 हैं उनके जो टीचर्स हैं। तकरीबन सभी स्टेबल हैं। 3 जो है उनमें से काफ़ी डिहाइड्रेटेड हैं, बट उनके पैरामीटर्स ठीक ही हैं, अंडर ट्रीटमेंट है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। हम देखते हैं क्या पोजीशन रहती है, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसको आगे फर्दर हायर फैसिलिटी में रेफर कर सकते हैं। फिलहाल वो सभी ठीक है और अंडर ट्रीटमेंट।
ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बात कर रहे थे। ताहिर अली काज़मी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। ताहिर, क्या इस वक्त सूरत हाल है और क्या ये कंफर्म हुआ है कि ये फूड पॉइजनिंग ही थी और ये जो बच्चे बीमार हुए थे मुस्तहकम है? इस वक्त का अपडेट क्या है? जी आसिम, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ देर कबल ही मेरी जो बीएमओ मेडल डॉक्टर शफाक चौधरी से बात हुई तो उनका ये कहना है कि बच्चे जो हैं वो अभी स्टेबल हैं, खतरे से बाहर हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास एक केस जो है वो वहाँ के एक लोकल जो है उनका भी एक लोकल का केस है, उनको भी सेम जो है वो सिम्टम्स पाए गए हैं। अभी तक इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन अलबत्ता रात को जो ही डॉक्टर्स की टीम ने इनको चेक किया था उसके बाद उसी टाइम जो है डॉक्टर्स ने ये कहा था और उन्होंने ये कहा था कि ये फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स जो है वो पाए गए हैं इन बच्चों में और उनको रात भर जो है वो जेरे इलाज रखा गया और अभी भी जो है वो सब जिला अस्पताल मेंढर में जो है वो जेरे इलाज हैं, अभी भी जो है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी आसिफ, ये जो फूड पॉइजनिंग वाला इंसिडेंट बताया जा रहा है, मदरसे के हुकाम की जानिब से इसकी कोई तस्दीक की गई है? असल में हुआ क्या? मदरसे के अंदर ये बच्चे थे जब ये बीमारी की या सेहत खराबी का ये मामला पेश आया या कहीं बाहर से खाना वाना खाने के बाद ये परेशानी आई है? जी आसिफ, हमारी मदरसे के मौलाना से बात हुई तो उनका ये कहना था कि कल दिन को ये जो बच्चे हैं जिनको ये फूड पॉइजनिंग हुई है, ये जो बच्चे बीमार हुए ये कहीं बाहर खाना खा के वापस आए थे और ये खाना खा के आधे घंटे के बाद जो है बच्चों की सेहत जो ही खराब होने लगी। तो उसके बाद जब 2-3 बच्चों की सेहत खराब हुई तो उसके बाद जब उन्होंने देखा जितने बच्चों ने बाहर खाना खाया था सबकी सेहत खराब हुई तो उसी वक्त उनको मुंतकिल कर दिया गया। और अभी तक जो मदरसे के मौलाना हैं वो यही बता रहे हैं कि बच्चों ने बाहर खाना खाया और उसके बाद जो है उनको फौरी तौर पर मेंढर सब जिला अस्पताल में मुंतकिल किया गया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर काज़मी तफसीलात फराम करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चलिए कि मेंढर के हवाले से जो खबर आ रही है कि फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया था जिसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि 16 यानी कि 13 तलबा मदरसे की और उसके साथ साथ ही जो 2 मौलवी साहिबान हैं उनकी अचानक से तबीयत ख़राब होती हैं। जब वो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ही उनकी अचानक से तबीयत ख़राब होती है, जिसके बाद ही सभी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर अब डॉक्टरों की जानिब से कहा जा रहा है कि सभी जो है खतरे से बाहर है। तो नाजरीन, आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा ज़रमो टनल की भी करते हैं क्योंकि ज़रमो टनल जो कि इफ्तिताह के करीब होने वाला है, इसका इफ्तिताह और बाज़ाब्ता तौर पर माना जाता है कि रवा महीने ही ज़रमो टनल का इफ्तिताह किया जाएगा। पीएम मोदी की जानिब से कुछ बड़े प्रोजेक्ट, उसके साथ साथ ही ज़रमो टनल जो कि काफ़ी अहम टनल जो है वो मानी जाती है और 26 जनवरी को टनल का इफ्तिताह पीएम मोदी की जानिब से किया जाएगा। तकरीबन 2400 करोड़ रुपए की लागत से इस टनल को तामीर किया गया है और इससे खत्ते में शहरी और फौजी नकल हरकत को आसान बनाने के लिए इस टनल का ये जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत की गई है। तकरीबन 6.5 किलोमीटर जो लंबी ज़रमो टनल है वो बनाई गई है। श्रीनगर लेक को ज़िला गांधरबल के साथ जोड़ने के हवाले से अगर हम बात करेंगे, माना जाता है कि जिस तरह से विंटर्स के दौरान, बर्फबारी के दौरान अक्सर व बेशतर जो एरिया है वो कट ऑफ रहता है, उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट का जो इसकी शुरुआत की गई है अब बिल्कुल ये तैयार है और रवामा यानी कि 26 जनवरी को पीएम मोदी की जानिब से इस ज़रमो टनल का इफ्तिताह किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही माना जाता है कि इस टनल के दौरान ही जहाँ मकामी लोगों के साथ साथ जो दीगर कारोबारी लोग हैं उन्होंने इस हवाले से मसरत का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया और मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ जो मरकज़ी वज़ीर है नितिन गडकरी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और कहा है कि उससे उन्हें इस टनल से कहीं ना कहीं इस खत्ते के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। न सिर्फ आम लोग बल्कि जो सलामती सूरत हाल है या फ़ौज की बात करेंगे हम, क्योंकि उनका ही आना जाना सरहदी इलाका है, LAC है, वहाँ पर उनकी जो आना जाना है वो उनसे आसानी पैदा होगी। अच्छा, 10 घंटे पहले ही गुलिस्तान न्यूज़ पर हमने स्टोरी भी चलाई थी। मकामी लोग बिलखुसूस जो सुमो ड्राइवर्स थे, ट्रांसपोर्टर्स थे, ताजिर थे या सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद थे, तमाम लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि टनल तैयार है तो फिर खोला क्यों नहीं जाता। तो 10 घंटों के बाद ये अपडेट आया है और जो लोग मुतालबा कर रहे थे, हमारे नुमाइंदे भी वहाँ पर पहुँचे थे, उनकी जानिब से भी मुकम्मल तफसीलात जो इस वक्त की सूरत हाल है उस ताल्लुक से फराहम की गई थी, वो भी आपको सुनाएंगे। मगर अच्छी बात यह है कि 2400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये टनल जब कंप्लीट है, मकामी लोग कह रहे हैं कि 26 क्यों, पहले से ही खोल दे दिया जाए।
अगर इस वक्त तमाम लोगों की बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि टूरिस्ट बड़ी तादाद में आ रहे हैं, लेकिन बीच में अगर रास्ता बंद हो तो परेशानी होती है, तो ये एक रसाई जो है वो आसान कर दी थी एक इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत सयाती मकाम की सरमा के दौरान। और 12 महीने ये टनल ओपन रहे, दोनों एरियाज को कनेक्ट करके रखे, इसलिए मुतालबात मुसलसल जोर पकड़ रहे हैं। टनल का हमने 2 साल से सुना है कि टनल खुलने वाला है। इस साल तो अक्टूबर में तो इनका कहा था कि इनाग्रेशन है, लेकिन अभी तक इसका कोई अता पता नहीं चलता है कि ना बोलते खोलेंगे ना बोलते बंद है। क्योंकि जब टूरिस्ट पिछले दफा आपको पता होगा कि जब टूरिस्ट फंसे फिर हमने अपने घरों में बिठाए उनको, लेकिन वो तो हमारा तो घर बनता, वो हमारा फर्ज बनता है उसके ऐसे काम करने के लिए, उसके लिए हम तैयार है हमेशा के लिए। पुलिस के साथ है हम, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। पूरा सोनमर्ग के अवाम टूरिस्ट के साथ है, कोई टेंशन नहीं है, कोई आओ वेलकम है इधर आने के लिए। लेकिन जो ये टनल का है, हमें बहुत इश्यू है इसका। टनल खोलना चाहिए, टनल खोलने की जरूरत है। टनल से हर एक बंदे का रोजगार यहाँ पर इसी पर मुंसलिक है। जो ये स्नो बाइक यहाँ पे चलता है, स्लेज चलता है, यहाँ कोट बूट वाले हैं और वो फोटोग्राफर्स है, सारे यहाँ पर मुंसलिक इसी पे है। अगर लेह कौमी शाहरा में गगनगेर से लेकर सोनमर्ग तक जो टनल बन गई है 2400 करोड़ रुपया से, लेकिन पिछले 2 सालों से मेरे पीछे जो टनल है तैयार है, लेकिन 2 सालों से सोनमर्ग होटल्स टूरिस्ट जो सयाह घूमने के लिए आते हैं उनको काफी सारे मुश्किलात उठाने पड़ते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से यही इंतजार है कि कब ये टनल का ट्यूब खुलेगा। लेकिन इस बार भी आपने देखा 10 दिन पहले जो बर्फबारी हुई तो 1200-1300 गाड़ियां हंग के और गगनगेर के मुकाम में वहां पे फंस गई थी। लेकिन आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वीके भदौरी आज यहाँ पे पहुंचे तो जायजा लिया। अगले चंद दिनों में क्या खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन आज भी लोग यही गुहार लगा रहे हैं अगर टनल तैयार है इनाग्रेशन कब होगी। लेकिन फिलहाल के तौर पर हमारा टूरिज्म सेक्टर, हमारा जो बाकी सारा रोजगार, वो सब कुछ तबाह हो रहा है। क्योंकि टूरिज्म जो सयाह यहाँ पे पहुंचते हैं वो 2 बजे के बाद ही यहाँ पे पहुंचते हैं। लेकिन लोगों की ये गुहार है, होटलर्स, ट्रेडर्स, बाकी सारे लोग जो इससे शोबे से वाबस्त है, जो घोड़े वाला हो, पोनी वाला हो, स्कूटर वाला हो, सबों का यही कहना है कि इसका टनल ट्यूब को जल्द अज जल्द खोल दिया जाए। लेकिन आज यहाँ पे लोकलों ने भी कहा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ की चुनी हुई सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार और खास तौर पर कंगन के कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए मियां मेहर अली से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे को मदद कीजिए, हमारे को टनल का ट्यूब खोल दीजिए। लेकिन कब टनल खुलेगी इस चीज का इंतजार पिछले 2 सालों से लगातार है। लेकिन इस बार यहाँ पे की तैयारियां कर ली गई हैं, मुतालबात मुसलसल जोर पकड़ रहे हैं कि 26 दूर अगर सब कुछ तैयार है तो फिर फौरी तौर से फैसला भी इसमें लिया जाना चाहिए। इस ताल्लुक से मजीद अपडेट्स जैसे जैसे आती रहेंगी, मरकजी वजारत या बाकी तमाम लोग या जो कंसर्न लोग हैं वो इस पर कोई बात करेंगे तो आप तक बात पहुंचेगी। आपकी कॉल साथ साथ आना शुरू हुई हैं, कॉल करना शुरू करें, आपकी बात सुनेंगे। और जब तक आपकी कॉल्स आती हैं, खबर ज़रा जम्मू से आप तक पहुँचाते हैं। मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी हुई है, 2 दर्जन के करीब स्पा सेंटर्स पर तलाशी ली गई है। छापेमारी अलग अलग मकामात पर पुलिस और तहसीलदार की मौजूदगी में हुई है। मशकूक सरगर्मियों के बारे में शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाइयां अंजाम दी गई है। और खबर ये है कि अलग अलग एरियाज के अंदर जहां जहां पर ये कार्रवाइयां अंजाम दी गई है वहां पर स्पा सेंटरों में गैर कानूनी और मशकूक सरगर्मियां अंजाम दी जा रही थी, जिस पर पुलिस को शिकायतें माजी में भी मौसूल होती रहीं। फिर से एक बार ये कार्रवाइयां की गई और जम्मू के 20 से जायद मकामात पर स्पा सेंटर्स पर छापेमारी डिफरेंट एरियाज के अंदर की गई है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ जम्मू से इस वक्त ज्वाइन किए हैं। शिल्पा, कौन कौन से ये एरियाज हैं और जो शिकायतें मिली थी क्या ये सही साबित हो सका कि जो कहा जा रहा था इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, और यहाँ तक कि कुछ एक जगहों पर ये भी शिकायतें थी कि बाहर से लाकर कुछ लड़कियों का गलत इस्तेमाल, पुलिस ने खुद इसकी कंफर्मेशन की थी, क्या इसमें अभी तक क्लैरिफिकेशंस हो पाई हैं? जी बिल्कुल, देखिए गांधीनगर, नानक नगर, सैनी कॉलोनी और छन्नी और ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर पुलिस के द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जो है वो 20 स्पा सेंटर पर रेड डाली गई, छापामारी की गई, पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को चेक किया गया। लेकिन कई सारे ऐसे रिकॉर्ड पाए गए, यानी कि रिकॉर्ड को मेंटेन ही नहीं किया था, रजिस्टर को जो है वो मेंटेन ही नहीं किया गया था। जहां पर जब पुलिस ने जो है वो सवालात किए उनसे, जो एम्प्लॉय वहां पर काम करते हैं स्पा सेंटर्स में, तो उन्होंने कहा कि कोई भी, यानी कि आप देखिए जब आप कहीं पर भी जाते हैं तो आधार कार्ड जो है वो आपके पास होना जरूरी है, और उसके बाद आधार
कार्ड पे जो आपका नाम है वही जो है वो रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए, लेकिन उस प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस वहां पर नहीं थी। करीबन मैं आपको बता दूं कि 12 से भी ज्यादा लोगों को फिलहाल डिटेन किया गया है और इस पर जो है वो पूछताछ की जा रही है। जो सोर्सेज बता रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी जब्त किया गया है और आगे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि गिरफ्तारी होने की भी संभावना है, लेकिन फिलहाल कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए छन्नी हिम्मत में जो एफआईआर दर्ज होती है कि एक लड़की ने एफआईआर दर्ज की कि उस पर जो है वो रेप किया गया है, रेप के आरोप लगाए गए एक स्पा के ऑनर पे, और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि उसे इलीगल एक्टिविटी में धकेलने की भी कोशिश की गई। तो उसी बुनियाद पर क्योंकि कई सारी शिकायतें आ रही थी सोसाइटी से और उन आधार पर जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो स्पा सेंटर्स पे रेड डाली, छापामारी की, लेकिन फिलहाल जो जानकारी अब तक मिल रही है कि 12 से भी ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें जो है वो डिटेन किया गया है और आगे की पूछताछ जो है वो चल रही है। शिल्पा, खबर ये भी थी कि किराएदारों की जब डिटेल्स अलग अलग जगहों से लैंडलॉर्ड से मांगी जा रही हैं, रजिस्ट्रेशन चेक हो रही है, तो बहुत सारे लोग इसमें अभी तक कोऑपरेट नहीं कर सके हैं। शायद उन लोगों पर भी तलवार लटकी है और मैक्सिमम लोगों के रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकते हैं आइंदा दिनों में अगर यही सिलसिला चलता रहा। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये पुलिस के द्वारा कह दिया गया है कि जिन्होंने भी वेरिफिकेशन नहीं करवाई है या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है पुलिस स्टेशन जाकर, तो उन पर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। क्योंकि देखिए जो ये स्पा सेंटर्स है, कई स्पा सेंटर्स ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने अपना रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया, यानी कि जो रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए वो मेंटेनेंस वहां पर थी ही नहीं। तो लगातार पुलिस के द्वारा जो है वो ये कहा गया है कि उन पर जो है वो भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा, डिटेल्स दे रही थी जम्मू के अलग अलग एरियाज के अंदर जहां पर ये कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं और आने वाले दिनों में शायद बहुत सारे लोगों के इन सेंटर्स पर ताले भी लगेंगे। कॉलर्स की तरफ सीधा चलेंगे बगैर किसी ताखीर के। 5 मिनट एक्स्ट्रा का वक्त दे रहे हैं और मैक्सिमम लोग कॉल करना चाह रहे हैं, कम वक्त लें, कॉल करना शुरू करें और जितने लोग कॉल इस वक्त करेंगे टीवी की आवाज बंद कर लें। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं, चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर 125876699448 पर कॉल करना शुरू करें। हेलो हेलो, नाम बताएं, कहां से? अस्सलाम वालेकुम, आसिफ भाई जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से जी। मेरी जो कल वेलकम स्टफ है जो हमारी स्टैंडिंग पार्लियामेंट कमेटी सेंटर से यहाँ पे आई थी रिगार्डिंग इंडस्ट्री, लेकिन आसिफ भाई हमारा एक सवाल यहाँ आज खड़ा होता है। लास्ट ईयर वो आ गई, हम पूछना चाहते हैं एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट उस पार्लियामेंट कमेटी से और हमारे चीफ मिनिस्टर या हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, जरा आप उनसे पूछिए कि लास्ट ईयर जो आपने यहाँ पे मीटिंग हमारे साथ की, उस मीटिंग क्या हुआ? हमारी इंडस्ट्रीज तो लास्ट ईयर से तो दिन ब दिन दफन हो रही है आसिफ भाई हमारे जम्मू कश्मीर में जी। तो हमारा ये सीधा सा सवाल होगा पार्लियामेंट कमेटी से, और जो कल हमारी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे गई, क्या उन्होंने उनसे ये सवाल पूछा? बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए जावेद साहब। नेक्स्ट कॉलर, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब यमन स्कॉलरशिप तो यमन यम न कह दफ्तर गए तो अफसर फंड से आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, दोबारा से आप कॉल करिएगा, दोबारा ट्राई करें। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, हेलो। आसिफ साहब 30 सेकंड में बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। जी जी। सुहेल अर्ज कर रहा हूँ श्रीनगर से। जी। 2020 से लेके 2022 तक जितने भी एफएफआरसी के ऑर्डर्स हैं और 2022 से लेके 2024 तक जितने भी एफएफआरसी के ऑर्डर्स हैं, वो स्कूल्स के ऑर्डर पहले अप्रूव हुए थे, बाद में फिर से अप्रूव हुए। एक ऑडिट लगाया जाए, मैंने डायरेक्टर साहब को भी लिखा हुआ है, वहाँ जो पीओ साहब है उन्होंने कहा है कि इसको ऑडिट में डाला जाए, जो हमारा ऑडिट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का उसमें डाला जाए, वहां पे ऑडिट कराया जाए। वो कह रहे हैं कि हमें पर्टेन नहीं कर रहा कि स्कूल का इनकम एक्सपेंडिचर, और आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप पिछले ऑर्डर जो इशू हुए हैं उनको मिलाइए और जो अभी ऑर्डर इशू हुए हैं उनको मिलाइए। जो हाल ही में 1 महीना पहले ऑर्डर इशू हुए हैं, आपको फ्रॉड जो है नजर आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है, हेलो। हेलो जी। हेलो जी जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब बिजली की आंख मिचौली बहुत चल रही है इस टाइम कश्मीर में। एक तो बिल आ रहा है हमको 3,3500, बिजली का नामो निशान कहीं पे नहीं रहा। एक तो हमारी सरकार के ऊपर हमें भरोसा था, ये सरकार भी ऐसी है। हमने जो वोट डाले वो वोट भी हमें गंदे नाली में ही हो गए वोट। एनसी का हमारे एनसी ये पीडीपी एनसी वेंसी ये गवर्नमेंट सब ऐसी है। गवर्नर राजी इससे बेहतर अच्छा था।
आपको प्रॉब्लम क्या है? आप मीटर्ड एरिया में हैं, नॉन मीटर्ड एरिया में हैं? हमें डिजिटल मीटर लगा हुआ है, ना बिजली होती है, बिजली आती है तो जाती है। बिजली 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा बस। 3500 3000 बिल आती है, अल्लाह पाक की कसम। बिल भी भरते हैं हम, बिजली का नामो निशान नहीं है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला दोनों प्रोविंसेस में है, इसका कोई जवाब हम क्या, जो कंसर्न लोग हैं, जिम्मेदार हैं, वो ही नहीं दे पा रहे। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो जी, नाम बताएं कहाँ से? हेलो जी जी, नाम बताएं कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, बहुत मोहम्मद शफी जूनी मरकट। वालेकुम अस्सलाम जी शफी साहब, वन तो इस पे अर्ज अस वो उमर सोबन तम दो दिमो 2 यूनिट फ्री, मगर मे वन तो तुम अगर अस मीटर लगित कत प्यार यीतिस कालस मे सी कश्मीर गो मीटरिंग पे दिन अस मुजरा तथ लगन 4 वरी या 5 वरी तीस कालस मक खुदा सवाल यह हुकूमत तह वह करो अगर मीटर्ड वर्ड अगर ना वह 2 यूनिट दिन तो तुम चलो सो फ्लैट रेट बरान रोजो तमन सतीस कालस मे सारी मीटर्ड शुक्रिया कॉल करने फाइनेंस पान इलेक्ट्रिसिटी पान पावर चुनी हुई हुकूमत तकलीफ दिन बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, बताएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर अस गांधरबल पे अहन हज वनियो। हाँ जनाब, अर्ज बचन तरह स्कॉल जी अड़न आय तो अड़न आय कहें लेबर अफसर फंड। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अफसर बंडपोर पे एक्सर पे अहन हज वनियो आज असलम साहब। जनाब अर्ज उमर सोब ये हुकूमत बनी ना, अहन हज चोन मंशूर के स्मार्ट मीटर लगाओ कहें ऐसा करो बिजली 2 यूनिट फ्री। आज बोला उमर सोब के गोटे से लगाओ स्मार्ट मीटर, पा करो बिजली फ्री 2 यूनिट। यह मसला गो करो बीजेपी स्मार्ट मीटर मुखालफत आज उमर सोब के ऐसा लगाओ स्मार्ट मीटर। ये आपके अपने इलाके के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी ज़रूर पूछिएगा, जो आपके जिनको चुनकर जिम्मेदारी दी गई आपके इलाके से, कि बयानात में तजाद क्यों है, क्या पॉलिसी बदली है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो जी जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सुनकोट से जमील अहमद बोल रहा हूँ। जी जी, हमारी एक रोड बनी थी शमशान घाट रोड, जिसमें मिल्कियती जमीनें हमारी ली गई थी। जी जी, उसका मुआवजा हमें आज तक नहीं मिला है। मुआवजा बन के तैयार हुआ है लेकिन दे नहीं रहे। किस डिपार्टमेंट ने बनवाई? R&B। क्या बताते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है? कंप्लीट है, सब कंप्लीट है। तो बताते क्या है, ताखीर क्यों? अभी कह रहे हैं पैसा नहीं है, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। एक अफसर जाता है, दूसरा नया आ जाता है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मुतलकीन तक जरूर इस प्रोग्राम के जरिए आपकी बात पहुंचेगी। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ। हेलो हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अस बडगाम पे अहन हज अर्ज करान ओतर वोनक इलेक्शन वोट त्रे सारी त्रे वोट NCS लास्ट किस पॉइंटस पे वन NC इस्तीफा दी मतलब NC MLA मतलब खानदार बडगामिस। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहरहाल एक प्रोसेस होता है, एक नुमाइंदा 2 जगह से जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता। राहुल गांधी 2 जगह से जीत कर आए, 1 जगह छोड़नी पड़ी। उमर साहब को भी वैसे 1 जगह छोड़नी पड़ी। तो अब अप्रैल से पहले इलेक्शन होगा, इलेक्शन कमीशन ने क्लियर कर दिया है। बहरहाल काम होने चाहिए, नुमाइंदा कोई भी हो। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो, नाम बताएं कहाँ से? लास्ट 2 कॉलर्स हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो
जब भी आप कॉल करते हैं टीवी की आवाज बंद कर लें, नंबर 1। नंबर 2, चारों लाइंस बिल्कुल ओपन है, किसी तरह का कोई खलल नहीं है। और कॉल करने से पहले 0191 लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो आपका कोड है, इसके बिना आपकी कॉल नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो। टीवी की आवाज बंद कर लें और अपनी बात रखिएगा। हेलो जी जी, नाम बताएं, कहाँ से? जसवीर बोल रहा हूँ सर। जी 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 बताएं सर। मैं इसी बारे में बोल रहा था, मीटर के बारे में। मेरे भाई साहब ने पहले ही बोल दिया आपको जी कि वो उमर साहब ने बोला था मीटर नहीं लगाने देंगे, लेकिन ये बहुत। हेलो। जी जी जी, सुन रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी बताएं। जी, मैं उड़ी से बोल रहा हूँ और मैं फूड डिपार्टमेंट का से बोल रहा हूँ कि अगर ये केवाईसी कर रहे हैं, जो 5 साल के बच्चे हैं इनको काट रहे हैं, इनका राशन कहाँ से मिलेगा? किसका? जो फूड डिपार्टमेंट काट रहा है, केवाईसी नहीं हो रही है, बच्चों के फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे, इनका राशन हमें कहाँ से मिलेगा? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, सवाल आपका समझ नहीं आ रहा है। सर, राशन जो है ये केवाईसी काट रहे, केवाईसी नहीं हो रही है बच्चों की, ये इनको काट रहे राशन कार्ड से। नहीं, केवाईसी अभी हो रही है, आज भी हो रही है। थोड़ा वक्त इसमें जरूर लगता है, लेकिन आप करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाती है। अभी 2 दिन पहले भी हमने होते हुए देखा। इसके अलावा कोई शायद दूसरा प्रोसेस नहीं है जो हम आपको बता सकें। अथॉरिटीज का यही है जिस पर मोहर भी लगी है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। हेलो जी जी जी, मैं मोहम्मद फारूक बेमना से बोल रहा हूँ। जी जी फारूक साहब जी, स्मार्ट बसेस के बारे में बात करनी थी। बहुत जोर से चल रहा था, जो शाम को चलेंगी, कंटिन्यू चलेंगी, अब चल नहीं रही है। 7 बजे से ही बंद हो रही है। टाइम टेबल क्या है इसका? चलिए, लाइन ड्रॉप हुई। लास्ट 2 कॉल्स। हेलो हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से? मैं मोहम्मद रजब खान नावगांव से बोल रहा हूँ। जी बताएं खान साहब। हेलो। वन्यू आजी जनाब कोचिए। The person you are speaking with. लास्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो। हेलो। जी, नाम बताएं, कहाँ से, कौन सा बात कर रहे हैं? हेलो। टीवी की आवाज बंद कर लें और डायरेक्टली हमारे साथ बात करिएगा। आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं संबरबुक लाजन से बोल रहा हूँ। जी जी। हेलो। टीवी की आवाज बंद कर लें, टीवी की आवाज बंद करिएगा। बार बार रिक्वेस्ट हम आपसे कर रहे हैं। मैक्सिमम लोगों की कॉल्स इसलिए ड्रॉप करनी पड़ रही हैं क्योंकि वो यहाँ की बात सुनते नहीं है। टीवी की आवाज बंद करिए और अपनी बात रखें। जी, हमने टीवी की आवाज बंद करके रखी है। अब बताएं, आपकी आवाज आ रही है। जी, हम संबरबुक लाजन से बोल रहे हैं। जी जी जी, हमारा रोड का मसला है, वो कम से कम 10 साल से ऐसे। हम श्रीनगर से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। जी जी, हमारा रोड जो है ना पूरा खस्ता हाल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ शायद ज्वाइन किया। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो मुख्तलिफ इलाकों से कॉल्स कर रहे थे, हमारे साथ ज्वाइन किए थे। चलते चलते मौसम का ज़रा अपडेट आपको बताना है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मॉर्निंग की जो तस्वीरें हैं वेदर की, ज़रा पहले वो दिखा दीजिएगा। अलग अलग इलाकों के अंदर, जम्मू और श्रीनगर के अंदर सिचुएशन क्या थी, पहले ज़रा तस्वीरें, और उसके बाद सीधा आपको बताएंगे कि रात का जो टेम्परेचर था, मनफी दर्जा हरारत, वो क्या था। सुबह सुबह झीले डल की तस्वीरें। मौसम खुशगवार काफ़ी लग रहा है पिछले कुछ दिनों के मुकाबले, और जिस हिसाब की सिचुएशन है ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर भी थोड़ा सा ब्रेक हुआ होगा। और ये तस्वीर जम्मू की है। 7:30 पौने 8 तक धुंध और कोहरे की वजह से बुरी तरह सरगर्मियां मुतासिर होती हैं, और इस सिचुएशन के बीच विदाउट लाइट्स ऑन किए शायद मुश्किल हो पाता है। ये कोकरनाग की तस्वीरें हैं। मतलब आलूद ज़रूर, लेकिन सुबह सुबह मौसम साफ नज़र आया, और जो टेम्परेचर है रात का उसकी तरफ भी चलेंगे। सीधा आपको लिए चलते हैं कि दर्जा हरारत क्या रहा मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। शुरुआत ज़रा श्रीनगर से करते हैं, जहां पर -1 रात का टेम्परेचर। काजीगुंड 2.4, पहलगाम 8.2, कुपवाड़ा 2.1। इसके अलावा गुलमर्ग में -9.8, पहलगाम में -8.2।
ये सिचुएशन है इस वक्त गुलमर्ग और पहलगाम में सबसे ज्यादा। बडगाम 0.7, मनफी बांडीपुरा 1.5, कुकरनाग 1.9, पुलवामा के अंदर और शोपियां लगभग सेम 1.6 और बिलतरतीब 1.9। इधर जम्मू की तरफ आएंगे तो बेशतर हिस्सों के अंदर सुबह धुंध, लेकिन दिन में मौसम थोड़ा साफ रहेगा। जम्मू में 7, बनिहाल 2.8, भद्रवाह 0.1, कटरा 6.5, 3.4 किश्तवाड़ में। और इसके अलावा आप दीगर मकामात की तरफ जाएंगे जहां पर सांबा के अंदर 6.1, पुंछ के अंदर 4.2 बारिश का इम्कान, 13.5 करगिल में मनफी और लेह के अंदर भी इससे तकरीबन 0.5 कम -13 और द्रास 23.5। ये इस वक्त की सूरत हाल है। द्रास सबसे सरतरीन मकामात में से एक है। वेदर अपडेट के साथ ही आज के प्रोग्राम को खत्म करने की आप सबसे इजाजत चाहते हैं। प्रोग्राम सलाम जेके में बस इतना ही। आसिफ रशीद और गौहर कुची को आप इजाजत देंगे, लेकिन गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला थमेगा नहीं। जेके 24/7 न्यूज पर भी छोटे से ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी।